नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 की ई क्लासेज में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं। पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम ब्रिटेन के संविधान को पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान के प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, प्रमुख लक्षण क्या हैं, इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है जिसमें व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों का क्या होता है, निर्धारण होता है। यानी व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, राज्य के क्या शक्तियां और अधिकार होंगे, इसका निर्धारण संविधान में किया जाता है। इसी के साथ संविधान में सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियों और इनके कार्यों का वर्णन होता है। और इन 3 अंगों में आपसी अंतर संबंध क्या होगा, इसका वर्णन भी संविधान में पाया जाता है। इसी प्रकार से किसी भी देश का जो संविधान है उस पर वहाँ की परिस्थितियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ब्रिटिश संविधान की हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान पर भी वहाँ की परिस्थितियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है और वहाँ की परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ही ब्रिटेन का संविधान अन्य देशों के संविधान से क्या है, अलग है। तो ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान समय में जिस संविधान को अपना रखा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ब्रिटिश संविधान की जो पहली विशेषता है, प्रथम विशेषता है, वो है विकसित संविधान। यानी ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है, विकसित संविधान कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, उस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी भी प्रकार की संविधान सभा ने नहीं किया, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान का क्रमिक रूप से क्या है, विकास हुआ है। और ब्रिटेन के संविधान ने वर्तमान अपना जो स्वरूप है वो कई वर्षों के विकास के बाद प्राप्त किया है। क्योंकि हम देखें तो 9वीं सदी में ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद आगे चलकर 13वीं सदी तक आते आते वहाँ पर संसद का चलन प्रारंभ हो गया और 17वीं सदी तक संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत की वहाँ पर स्थापना हो चुकी थी और फिर आगे चलकर क्रमिक रूप से वहाँ पर लोकतंत्र का विकास हुआ। इस तरह से ब्रिटिश संविधान की जो पहली विशेषता हमने देखी वह है कि वहाँ का संविधान क्या है, विकसित संविधान है। क्योंकि वहाँ पर जो कई सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका क्या हुआ है, एक तरह से विकास हुआ है। अब हम दूसरी विशेषता जो ब्रिटिश संविधान की देखें तो वो है अलिखित संविधान। यानी वर्तमान समय में लगभग सभी देशों के संविधान क्या हैं, लिखित रूप में है, डॉक्यूमेंट रूप में है, एक दस्तावेज के रूप में है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण भी है। हाँ, यद्यपि ये ज़रूर है कि वहाँ पर कानूनों के रूप में कुछ जो संविधान का अंश है वो लिखित रूप में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो संविधान का भाग है वो प्रथाओं और परंपराओं के रूप में क्या है, अलिखित ही है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहा जाता है, ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है इसलिए 2 राजनीतिक विचारक हैं, डी टोकविले और थॉमस पेन। इन्होंने एक तरह से ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ब्रिटिश संविधान नाम की कोई चीज़ या ब्रिटिश संविधान नाम का कोई दस्तावेज है भी या नहीं है। अब हम ब्रिटिश संविधान की तीसरी विशेषता देखते हैं तो वह है लचीला और परिवर्तनशील संविधान। इन परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लचीला संविधान और एक होता है कठोर संविधान। तो जो लचीला संविधान होता है उसमें साधारण कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों से अलग संविधान में निर्धारित जो विशेष प्रक्रिया है उसके द्वारा संशोधन करना होता है। ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान है क्योंकि ब्रिटिश संसद सामान्य कानून के आधार पर संविधान में कोई भी मनचाहा परिवर्तन कर सकती है। यद्यपि ये सैद्धांतिक रूप में है, व्यवहारिक रूप में हम देखें तो व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की जो रूढ़िवादिता, वहाँ की जो स्थापित लोकतंत्रीय परंपराएं हैं, उन्होंने संविधान की मूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कार्य है वो काफ़ी कठिन कर दिया है। इसी के साथ संविधान में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आम चुनाव में उस पर पहले से ही सहमति न ले ली गई हो। तो इस तरह से तीसरी विशेषता हमने ब्रिटिश संविधान की देखी वो थी लचीला और परिवर्तनशील संविधान। अब हम ब्रिटिश संविधान की चौथी विशेषता की बात करें तो वह है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। यानी सभी देशों के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, कम अधिक रूप में।
लेकिन जिस प्रकार का अंतर ब्रिटिश संविधान में हमको सिद्धांत और व्यवहार में देखने को मिलता है, वैसा अंतर हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए ब्रिटिश संविधान की चौथी विशेषता क्या है कि सिद्धांत और व्यवहार में वहाँ पर काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण कि सैद्धांतिक रूप से वहाँ पर राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो वहाँ पर क्या है, राजतंत्र न होकर के क्या है, लोकतंत्र है। दूसरा उदाहरण हम देखें तो सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, और इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण वहाँ पर कानून निर्माण की शक्ति संसद को दी गई है, कार्यपालिका शक्तियाँ वहाँ पर मंत्रिमंडल को दी गई हैं, और न्यायिक शक्तियाँ किसको दी गई हैं, न्यायपालिका को दी गई हैं। लेकिन चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के बजाय क्या होता है, शक्तियों का सामंजस्य होता है, या शक्तियों का केंद्रीकरण एक तरह से होता है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण हम देखें सिद्धांत और व्यवहार के अंतर का, तो वह है कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है। सैद्धांतिक रूप से तो कौन नियंत्रण रखता है कि संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वास्तविकता यह है कि स्वयं जो संसद है वो कैबिनेट के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस तरह से चौथी विशेषता ब्रिटिश संविधान की है वो है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर की। अब हम पांचवी विशेषता देखें ब्रिटिश संविधान की, तो पांचवी विशेषता है कि वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। यानी ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था का एक आदर्श प्रतीक माना जाता है, क्लासिकल मॉडल माना जाता है, और संसदीय शासन प्रणाली की जो तीन मुख्य विशेषताएं हैं वो तीनों की तीनों वहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता है कि दोहरी कार्यपालिका, जिसमें एक नाम मात्र का प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है, तो दोहरी कार्यपालिका वहाँ पर पाई जाती है। इसी तरह से संसदीय व्यवस्था की जो दूसरी विशेषता हम देखें कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, वो भी वहाँ पर पाई जाती है। घनिष्ठ संबंध का मतलब है कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका में से ली जाती है। कार्यपालिका के सदस्य बनने के लिए पहले व्यवस्थापिका का सदस्य बनना आवश्यक होता है। इसी तरह से तीसरी विशेषता देखिए संसदीय व्यवस्था की, तो वह है कि कार्यपालिका का कार्यकाल वहाँ पर अनिश्चित होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है। इस तरह से पांचवी विशेषता हमने ब्रिटिश संविधान की देखी वो है कि वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश संविधान की नेक्स्ट विशेषता, छठी विशेषता, वो है संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यानी ब्रिटिश संविधान की ये मुख्य विशेषता है कि वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। और ये क्यों अपनाया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वहाँ पर कानून बनाने की जो सारी शक्तियाँ क्या हैं, संसद को दी गई हैं। तो दूसरा, वहाँ का संविधान लचीला है, इसलिए साधारण बहुमत से ही, साधारण कानून से ही वहाँ पर कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, और संसद की कानून निर्माण की शक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में भारत और अमेरिका की तरह न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत वहाँ पर नहीं अपनाया गया है। इसलिए वहाँ पर संसद क्या है, सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च शक्तिशाली है, और संसद की इस सर्वोच्चता के कारण ही प्रसिद्ध जो राजनीतिक विचारक डी लोम हैं, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। यानी ब्रिटिश संसद वहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली है। यद्यपि व्यवहार में ये सैद्धांतिक स्थिति है, व्यवहार में संसद की जो शक्ति है उस पर लोकमत, नैतिक वहाँ की जो परंपराएं, इनका नियंत्रण है, और इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा भी ब्रिटिश संसद की शक्ति पर क्या है, नियंत्रण है। नेक्स्ट विशेषता, हम सातवीं विशेषता देखें ब्रिटिश संविधान की, तो वह है एकात्मक शासन। यानी दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं, एक होती है संघात्मक प्रणाली और एक होती है एकात्मक प्रणाली। तो संघात्मक प्रणाली सामान्यतः बड़े और विविधता पूर्ण जो देश होते हैं उनमें अपनाई जाती है, यानी जो भौगोलिक रूप से काफ़ी बड़े होते हैं और जिनमें भाषा, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति आदि के आधार पर बहुत ज़्यादा विभाजन पाया जाता है, ऐसे देशों में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं भारत और अमेरिका। वहीं जो भौगोलिक रूप से छोटे देश होते हैं और जिनमें विविधता बहुत कम होती है, ऐसे देशों में एकात्मक प्रणाली को अपनाया जाता है।
तो ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है, और एकात्मक शासन के कारण सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो एक केंद्रीय सरकार में निहित हैं, और यह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का क्या करती है, संचालन करती है। यद्यपि वहाँ पर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की भी स्थापना की गई है, लेकिन संविधान से जो शक्तियां हैं वो केवल केंद्र सरकार को दी गई हैं। संविधान के द्वारा इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को कोई शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए हम कह सकते हैं सातवीं विशेषता कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब आठवीं हम ब्रिटिश संविधान की विशेषता की बात करें तो वह है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। यानी ब्रिटेन में क्या है, विधि के शासन को अपनाया गया है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ विधि के शासन का यह भी मतलब है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और उनकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो, सबके सब विधि के समक्ष क्या हैं, समान माने जाते हैं। सबके साथ एक ही प्रकार की विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट हम ब्रिटिश संविधान की विशेषता की बात करें नवीं, तो वह है कि अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। यानी वर्तमान समय में हम सभी देशों के संविधानों को देखें तो वहाँ पर संविधान के अंदर ही नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लेख होता है, और जो सरकारें होती हैं उनको इन नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना नहीं करने दिया जाता है। यानी शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से एक तरह से वंचित कर दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उनकी रक्षा करना आवश्यक है। जहाँ तक ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का संविधान में कोई अधिकार पत्र नहीं है, अर्थात संविधान में नागरिकों को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो अन्य देशों के नागरिकों के समान ही अधिकारों का और स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन में अनेक जो संसदीय अधिनियम हैं उनके द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं, और कुछ अधिकार उनको सामान्य विधियों के द्वारा भी दिए गए हैं। इस तरह से अधिकार, संविधान में अधिकार पत्र न होने के बावजूद भी ब्रिटेन के नागरिक उन सभी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं जो कि किसी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को करना चाहिए। अब हम 10वीं विशेषता की बात करें तो वह है धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में ब्रिटेन की क्या स्थिति है। तो ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं है, इस पर विवाद है थोड़ा सा, क्योंकि कानूनी तौर पर वहाँ ये व्यवस्था है कि जो राजा या रानी, जो संवैधानिक प्रमुख होगा, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म से रिलेटेड ही होगा। इस आधार पर देखा जाए तो ब्रिटेन में क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य ब्रिटेन नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर शासित राज्य है। लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर जो राजा होता है वो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रतीकात्मक पद है। वहीं दूसरी ओर वहाँ के जो सभी नागरिक हैं उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इस तरह से व्यवहार में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हम 11वीं विशेषता की बात करें तो वह है मिश्रित शासन प्रणाली। यानी ब्रिटेन में एक तरह से हम देखें तो मिश्रित शासन प्रणाली हमको देखने को मिलती है। मिश्रित कैसे कि वहाँ पर कुछ अंश हमको राजतंत्र के भी देखने को मिलते हैं, कुछ कुलीन तंत्र के भी देखने को मिलते हैं, और कुछ अंश वहाँ पर लोकतंत्र या प्रजातंत्र के भी देखने को हमको मिलते हैं। राजतंत्र की अगर हम बात करें तो राजतंत्र के प्रतीक के रूप में वहाँ पर सम्राट का पद है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। वहीं कुलीन तंत्र की बात करें तो लोक सभा कुलीन तंत्रीय वहाँ पर क्या है, संस्था है, जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से ही संबंधित होते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर वो अपना पद प्राप्त करते हैं। और अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के रूप में वहाँ पर कैबिनेट है, संसद है, आदि जो संस्थाएं हैं वो लोकतंत्र के प्रतीक वहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि राजपद और लोकसभा के होते हुए भी वहाँ पर लोकतंत्रीय शासन ही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो राजा और लोकसभा है उनकी शक्तियों को लगभग सीमित कर दिया गया है। 12वीं विशेषता की हम बात करें तो वह है कि सामान्य रूप से
द्विदलीय, लेकिन अपवाद स्वरूप वहाँ पर त्रिदलीय पद्धति हमको देखने को मिलती है। यानी ब्रिटेन में शुरू से लेकर अब तक लगभग द्विदलीय व्यवस्था रही है। यद्यपि वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन सरकार बारी बारी से 2 दल ही बनाते हैं। 2 पार्टियां हैं वहाँ पर, एक लेबर पार्टी और एक लिबरल पार्टी। तो इन दोनों दलों के द्वारा ही सरकार का गठन किया जाता है। यद्यपि 2010 में वहाँ पर गठबंधन सरकार का भी निर्माण हुआ और अब त्रिदलीय व्यवस्था की वहाँ पर स्थिति लगभग कायम हो गई है। 13वीं विशेषता की हम बात करें तो वह है कि सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। यद्यपि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन के बजाय शक्तियों का सामंजस्य पाया जाता है, लेकिन सीमित रूप में वहाँ पर शक्ति विभाजन का सिद्धांत हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसमें कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ तो एक है, उनका मेल हो जाता है। संसदीय व्यवस्था में ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर न्यायपालिका एक तरह से स्वतंत्र है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत अपनाया गया है। अब नेक्स्ट जो विशेषता है अंतिम, वह है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। यानी ब्रिटेन में 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया, उसके द्वारा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन तीनों को एक तरह से अलग कर दिया गया है। यानी पहले ब्रिटिश संसद का जो दूसरा सदन है लोक सभा, उसका अध्यक्ष जो लॉर्ड चांसलर होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, मंत्री पद पर भी वो रहता था और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी वो कार्य करता था। तो इस प्रकार जो लॉर्ड चांसलर है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के द्वारा ब्रिटिश न्यायपालिका को अब औपचारिक रूप से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से एक तरह से क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, और अब एक अलग सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की वहाँ पर स्थापना की गई है, जो कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग होते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको देखा। धन्यवाद।